हेलो बच्चों, मैं समीर सर। आप लोगों का एसएमएस जतालिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वां की मैथ विषय का एक प्रश्न सेट लेकर के आया हूं, जो आपकी प्रथम प्रथम एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। ये प्रश्न आने का बहुत ही चांस है, 90% आने की जो चांस है। ठीक है, तो इस वीडियो पर बने रहिए और ये नया प्रश्न देखिए, इसका मैं हल भी बताऊंगा। ठीक है, और क्या दिशा निर्देश दिया गया है वो आप तो स्क्रीन में देख ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लोग कैसे देंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड के खंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है 120 को। तो इसका उत्तर चुनने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि ऑप्शन वाइज गुना करते जाओ, जिसका गुणनफल 120 आया वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 2 2 3 है और 3 और 5 है, तो 2 2 3 2 का गुणनफल 8 हो गया, 3 5 का 15 और 15 8 120 हो गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न 306 और 657 का महत्तम समावर्त 9 दिया है, तो इसी संख्या का हम लोग का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो इनमें से कौन होगा। तो चलिए बच्चे, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा। तो हम लोग क्या करेंगे, 306 गुना 657 में भाग करेंगे 9 से, और जो भागफल आएगा उसको गुना कर देंगे तो हमारा लसा बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 306 को और 657 को गुना करेंगे और 9 से भाग करते हैं। ठीक है, 9 से काटेंगे 306 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 306 को काटेंगे तो 9 से 9 तिया 27 और 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग गुना कर देंगे इसकी लास्ट संख्या से। देखिए 657 का लास्ट संख्या क्या है, 7 है, 7 चौके 28, 28 का इकाई अंक क्या आया 8। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में, ठीक है, किसका इकाई अंक 8 है ऑप्शन में। ठीक है, तो देखेंगे तो हमको मिला बी ऑप्शन में 8। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही फटाफट करने का तरीका है, आसान तरीका। 15 25 का एचसीएफ क्या है, तो ऑप्शन, जो ऑप्शन से आपका पूरा पूरा भाग लग जाएगा 15 और 25, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन से भाग दीजिए, 15 में लगेगा। ठीक है, 5 या 15 और 25 में भाग दीजिए, लगेगा 5 5 25। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, और अगला प्रश्न, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कितने हल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, है ना, अनेक, अद्वितीय, 2 5। ठीक है, इसका उत्तर है अद्वितीय, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग कितना है, √2 और गुणनफल 1/3। ठीक है, तो इसका उत्तर चुनने के लिए आप लोग को करना क्या है कि देखिए, आप लोग को सूत्र में चलना है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इस सूत्र के जरिए आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर में चल जाएगा आपका 3, इसमें सेट कीजिएगा तो आपका पास 3x² हो जाएगा, और उसके बाद माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका। तो ये आपका सही उत्तर कौन है, आपका सही उत्तर होगा बी। फार्मूला में रख के बनाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए एक्स, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, फार्मूला है ये, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा, -b/a। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 7, इसमें शून्यकों की संख्या मांगता है। ये तो आप
जान सकते हैं बिना बताए। ठीक है, एक्स अक्ष को, ठीक है, ये जो सीधी रेखा गई है बाएं से दाएं, वो जितना बार काटेगा उतना आंसर होगा। तो एक बार भी नहीं काटा है तो इसका आंसर शून्य होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि, ठीक है, ये पढ़ चुका होगा मैथ में, तो देखिए इसका क्या रूल नियम है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है, नॉट बराबर c1 बटा c2। तो ये समीकरण युग्म का, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग a1 बटा a2 वाला सिस्टम चलते हैं। अब पहले चेक करते हैं, a का मतलब 2 हो गया, a1 का मतलब 2, a2 का मतलब 3, यानी 2 बटा 3 फिर माइनस 3 बटा 4। तो ये आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब आपस में a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2 यानी नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो इसका हम लोग याद है ना कि ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, द सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म आपका सी एक्स माइनस वाई इक्वल 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल 4 का अनंत हल है। ठीक, अनंत हल के लिए हम लोग a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2 बराबर b1 बटा b2 ये हम लोग को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या देखना है कि अंश में जो मान आएगा वो जितना होगा सबका मान बराबर और हर बराबर होगा। तो c के लिए हमें a1 का मिला c और a2 को मिला हमें 6। ठीक है, तो उसी तरह से हमें b1 का मिला 1 और b2 का मिला 2, यानी 1/2। तो हम लोग को c बटा 6 को 1/2 बनाना होगा। तो c के स्थान पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, c के स्थान पर हमें 3 रखना पड़ेगा, फिर बटा 6, तब इसको कट करेंगे तो 1/2 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा 10 का, वो c का मान वो 3 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, समीकरण युग्म दूसरा 11 क्वेश्चन। समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। ठीक है, तो इसका हल पूछ रहा है, तो हम लोग को देखना है इसका हल निकालने का। तो तरीका बहुत ही आसान है, बट ऐसे ही आप मान रख कर के भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, x का मान रखिए और लाइए आंसर। ठीक है, ग्यारह का जो उत्तर होगा आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या फिर मेरा ट्रिक है तो उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। मेरा ट्रिक जानने के लिए अगला कोई कक्षा 10वीं के लिए जो एक वीडियो बना रखा हूँ उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लाने के लिए x का मान पुट कीजिए, y का मान पुट कीजिए किसी एक समीकरण में। तो बराबर एक 5 आना चाहिए, बराबर एक दूसरा में 4 आना चाहिए। अगर मैच करता है, ऐसा आता है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन से शुरू करते हैं। x के जगह में 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, y के जगह में -1 रखेंगे तो +1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, और दूसरा समीकरण के लिए रख सकते हैं 3x लिखा हुआ है, तो 3x के जगह में 2 रखे तो 6 हो जाएगा, और y के जगह -1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2। 6 में -2 करोगे तो कितना होगा 4। तो ये करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा। ठीक है, सी ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने क्या करके बताया कि 2 गुना x का मान 2 रखे माइनस y का मान -1 रखे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण के लिए 3 x का मान 2 रखा उसी को, ठीक है, प्लस y के लिए हम लोग रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो माइनस है तो माइनस क्या बना देगा प्लस। ठीक है,
प्लस जब बना देगा तो 2 एका 2 हो गया, सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस, ठीक है। 6 माइनस 2 बराबर 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो रहा है वो ए हो रहा है। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं 12 नंबर। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत कहलाता है, ये तो पता होगा, असंगत, ठीक है। जिसका हल होता है वह संगत कहलाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसको भी देखिए बच्चों। इसका आंसर कैसे आएगा? x + 9 और x + y बराबर 9 और x - y बराबर 1। तो इसका उत्तर हम लोग को कैसे मिलेगा? देखिए ऑप्शन से मिल जाएगा सर। x और y को जोड़ेंगे तो हम लोग को 9, किसको जोड़े तो किस ऑप्शन का जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का 2 2 तो ये हो गया 4, b का 2 - 1 ये हो जाएगा 1, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी, ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जांच करने के लिए देखिए आप लोग को करना क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन में जो है एक्स गुना एक्स, तो गुना करोगे तो x² आ जाएगा, लेफ्ट साइड x² और राइट साइड भी x² है, तो x² कट हो जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो हम लोग इसको द्विघात नहीं कहेंगे, द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड भी x² आएगा, x गुना होकर के, और इधर x² पहले से है, तो दोनों ये कट जाएगा, ठीक है। ये कटेगा, ठीक है, कट हो जाएगा तो x² नहीं बचेगा, इसलिए पहला ऑप्शन x² नहीं होगा। बी में भी वैसे ही, ठीक है, बी में भी वैसे ही एक तरफ बी में भी a + b का होल स्क्वायर में है तो x² आएगा, ठीक है। और इधर भी राइट साइड भी पहले से x² है, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ कट जाएगा, कटेगा तो x² नहीं बचेगा, इसलिए बी ऑप्शन भी द्विघात नहीं होगा। सी a + b का होल स्क्वायर में है तो x² होगा, फिर राइट साइड x² नहीं है तो ये द्विघात होगा। डी ऑप्शन में भी वही स्थिति है, ये भी द्विघात होगा। तो 14 नंबर प्रश्न में 2 द्विघात है ना, द्विघात समीकरण 2 है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो इसमें चलिए गलती से ऑप्शन में डला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन पहचान लिए द्विघात। क्वेश्चन नंबर 15, यदि विविध कर d इज इक्वल, देखिए d इक्वल नहीं है, d बड़ा है 0 से तो मूल क्या होंगे? अगर हम लोग पढ़े हैं द्विघात में कि 0 का मान, ठीक है, या फिर d का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? d का मान, ठीक है, बड़ा हो गया 0 से तो ऐसे लिखते हैं, और d का मान छोटा हो गया 0 से, यानी 0 बड़ा हो गया तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यदि d का मतलब 0 आ गया तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति जो पहला लिखा हूँ उसमें d का मान 0 है, तो इस स्थिति में मूल हमारा वास्तविक और बराबर होता है। दूसरा में d बड़ा हो जाता है 0 से तो मूल वास्तविक होता है, लेकिन उसका आंसर जो 2 मूल आते हैं वो अलग अलग यानी भिन्न होते हैं। और तीसरा जो है ये d से बड़ा 0 हो गया, ठीक है, तो इस स्थिति में वास्तविक नहीं होते हैं मूल और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हमारा 15 का जो आंसर होगा, ठीक है, वो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और 16, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर
जीरो के मूल की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग को बताने के लिए डी निकालना पड़ेगा। डी फार्मूला जानते हो, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac। तो बी का मतलब क्या होता है, ए बी, ये तो पढ़ा होगा, बी यानी बीच वाला, वहाँ एक है, ठीक है, एक है यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह में, ठीक है, फिर माइनस 4, ए का मतलब भी स्क्वायर लगा है वहाँ एक है, ठीक है, और सी का मतलब माइनस एक है। इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा एक, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 आ गया। तो 5 जो है वो क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया, जीरो से बड़ा हो गया तो ये वास्तविक होगा, और जीरो से बड़ा होने पर ये असमान हल होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, भिन्न वास्तविक मूल, भिन्न वास्तविक मूल बनाने के लिए हम लोग को डी का मान बड़ा होता है। डी का मान बड़ा होता है, कहने का मतलब हो गया, डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा होगा किससे, 0 से, तब ना वे मूल, ठीक है, भिन्न होंगे। तो ऐसा किस में किया हुआ है, किस ऑप्शन में, हमारा सी ऑप्शन में। ठीक है, तो सी आंसर इज राइट। 18 द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर मतलब डी निकालना है, डी निकालना है, यानी क्या निकालना है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के लिए आपका आंसर है कितना, एक, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, ए का मतलब है एक, ठीक है, और देखिए सी का मतलब है 3, ठीक है, 4 दिया 12 हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आएगा, -11। कौन ऑप्शन होगा, ठीक है, ये देखिए डी है ना, डी ऑप्शन सही हो गया। देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, के का मान पूछ रहा है, के का मान क्या होगा, के की जगह में क्या लगेगा, के का मतलब हुआ सी हुआ, और मूल क्या होना चाहिए, समान, समान होगा तो आपका आंसर जो होगा डी का वो 0 होगा, तब तो मूल समान होंगे। ठीक है, बी की जगह में हमें क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर रखना होगा क्या, ए का मतलब एक ही है, इसके जगह हम लोग को रखना क्या है, 4। ठीक है, तब होगा 4 चौके 16 सी की जगह में। ठीक है, सी की जगह में के है तो उसका मतलब हो गया 4, के का मतलब हमें 4 करना होगा, तब मूल समान हो गया, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 20 नंबर, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना है, लेकिन यानी आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके आपको बताना है, और उसके बाद शून्यक निकाल देना है, वही आपका मूल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मेरा एक नया ट्रिक है जो स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोग को लास्ट डिजिट लेना है, लास्ट अंक। ठीक है, लास्ट अंक क्या है, 6 को लीजिए, ठीक है, और इससे एरो कीजिए, फिर इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 6 ही होना चाहिए। ठीक है, तोड़ दिए, 2 तिया 6। अब इस तोड़ी हुई संख्या को जोड़िए या तो घटाइए, जो बीच वाली संख्या आना चाहिए। बीच में क्या है, -5। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो -5 हो गया। तो हम लोग 2 3 को क्या करेंगे कि -5 आ जाएगा, तो दोनों में माइनस माइनस करके ऐड करेंगे। ठीक है, तब -2 -3 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब उसके बाद हम लोग को मूल बताना है, तो ऐसे करने के बाद इसका साइन चेंज करके मूल हो जाता है। वही माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिए, +2 +3 हमारा आंसर। तो ये कहाँ है, ये में। ठीक है, सबसे आसान तरीका। 21 नंबर, एपी में, ठीक है, एपी में कोई भी समानांतर श्रेणी का अगर डी बराबर है तो वो एपी में होता है, यानी अंतर। ठीक है, तो शुरू पहला एपी को देखिए, 2 और 4, 2 4 में कितना का अंतर है, 2 4 में कितना का अंतर है, देखिए 2 का, फिर 4 8 में कितना का अंतर है, 4 का। तो ये हम लोग का एपी में नहीं आएगा, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। देखिए 1 3 में कितना का अंतर है,
2 का, 3 5 में अंतर कितना का है 2 का, 5 7 में अंतर कितना का है 2 का। तो ये अंतर जो है समान हो गया, इसलिए यही एपी में है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, हमें 22वां नहीं 10वां पद क्या है ये पूछ रहा है। पद जब निकालना है तो आप लोग को क्या करना है, प्रथम पद क्या है 1, नहीं 2 है, और द्वितीय पद क्या है, दूसरा पद जिसे बोलते हैं 7। ठीक है, तो आप लोग डी निकालने जानते हैं, चलिए ठीक है जानते हैं। सबसे पहला काम जब कोई किसी पद का पद पूछे, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रथम और द्वितीय पद से अंतर डी निकाल लीजिएगा। तो डी निकालने के बाद क्या हो गया, 7 में 2 गया तो 5, 5 हमारा डी हो गया। ठीक है, और हम लोग जितना पद निकालने के लिए बोलेगा उससे एक घटना है तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और अंतर और जितना पद बोलेगा उससे एक कम करके गुना कर देना है। तो अंतर आया 5 और 10 1 9, तो 9 5 45, और प्रथम पद को जोड़ दीजिए। ठीक है, 45 में प्रथम पद क्या है 2, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो हमारा ये आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है 2 अंक वाली। तो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है 10 से, और कहाँ समाप्त होता है 99 के 99 पर। ठीक है, तो 2 अंक वाली प्रथम संख्या कौन है जो 3 से भाग लगेगा, हमें 12 है, 10 नहीं लगेगा 11 नहीं लगेगा। और अंतिम कौन है जो 3 से भाग लगेगा 99। ठीक है, ये 12 और 99, प्रथम 12 है अंतिम 99 है ना, इनके बीच में कितनी संख्या है जो 3 से भाग लगेगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो इसके लिए जब पदों की संख्या निकालना होता है तो बच्चों क्या कीजिएगा, है ना, अंतिम पद ठीक है 99, और प्रथम पद को घटा दीजिए। ठीक है, घटाने के बाद ठीक है आप आंसर देखिए कितना आता है, 9 में 2 गया तो कितना बचेगा 7, फिर ये 8। ठीक है, घटाने के बाद ठीक है जितना से भाग लगता है उसी को जोड़ दिया जाता है। तो कितना से भाग लगे यानी अंतर को, है ना, डी को जोड़िए, डी कितना होगा इसका 3। ठीक है, जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना हो गया हमारा 90। ठीक है, और जिससे विभाजित होगा उसी से विभाजित कर दीजिए, कितना हो गया 30। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 30। तो 30 किस में है, कौन ऑप्शन में है, बी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न 24 का उत्तर कैसे होगा बच्चों, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या जानते हो 1 3 5 7 ये 11 ये सब जिसका जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए एक ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। जो 10 क्लास का जो है द्विघात नहीं एपी उससे भी आ जाएगा, इससे नहीं इक्वल टू एक फार्मूला है ना उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूँ। लगातार संख्याओं का योग यदि निकालना है विषम संख्या का तो उसको हम लोग 2 से भाग दे करके ठीक है फिर जो भागफल आएगा उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे 50 को 2 से भाग दीजिए कितना हुआ 25, 25 का वर्ग निकाल दीजिए, वर्गमूल नहीं, तो 25 का वर्ग 625। तो ये 625 हमारा करेक्ट आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, लिए बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। 25 नंबर, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है बी, है ना। ठीक है, 26 नंबर देखिए यहाँ पढ़िए, आप भी पढ़ सकते हैं। डी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ए ई बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हल आप लोग को कैसे करना है जल्दी में, डी बी और ए ई को गुना करना है। ठीक है, और ए इसी से का भाग कर देना है। ठीक है, तो चलिए ए ई और ए डी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी और ए ई को गुना करेंगे तो क्या होगा 15 दूना 30। ठीक है, 30 दशमलव यहाँ, ठीक है, फिर आपको इसे भाग दे देना है तो आंसर हो गया 1। तो 1 हमारा ये सही आंसर। ठीक है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण बराबर हो तो कौन कौन से बराबर समरूप होंगे, यह आंसर होगा। ठीक है,
28 नंबर, ए बी सी है त्रिभुज, ए में 60 डिग्री, बी में 80 और सी में 40। तो हम लोग को ऐसे ही मिलाना है, ए का हो गया पी, बी का हो गया क्यू और सी का हो गया आर। ए बी सी तो पी क्यू आर। तो ऐसा किस में है, देखिए ऑप्शन डी, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4 ना हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है, देखिए क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4/9 है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग हो गया आपका 16, 9 का वर्ग हो गया 81। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसका शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का एक फार्मूला है √3/2। तो और भुजा कितना है 2a, तो 2 कट गया तो आपका आंसर हो गया √3a, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, कौन, पहला, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण बी का मान क्या होगा। तो ये समकोण त्रिभुज का रिलेटेड है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का रिलेटेड है तो ए सी आपका बड़ा भुजा बन रहा है तो उसके सामने बी बनेगा, तो बी पर आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बी पर 90 डिग्री होगा तो ये आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो एक वृत्त में स्पर्श रेखाएं अनेक होती है, ठीक है। तो अनेक होती है, अपरिमित रूप से अनेक, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, ठीक है। तो त्रिज्या निकालना है हम लोग को। जब त्रिज्या निकालना है तो एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर रूल आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजा बड़ी होती है उसको कर्ण कहते हैं, बाकी लंब और आधार होता है। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण मानी, ठीक है, और 12 आधार मान सकते हैं या लंब, और ऑप्शन जो भी है। तो 13, 12, 5 से एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 13, 12, 5, ठीक है। तो सही आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। आइए 34 नंबर में, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो 24, 25 और 7 से एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो 24, 25, 7, तो 24, 25 है तो 7 नहीं है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। ऐसा याद करके रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को, ठीक है। और दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएँ देखिए, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएँ 3, ठीक है, 3, 5 है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो जीवा की लंबाई यानी इस तरह से 2 वृत्त है, ठीक है। तो ऐसे जो गया है ऐसे, ये 3 है, ठीक है, और ये 5 है। तो 3, 4, 5 से एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये निश्चित है कि 4 होगा। और देखिएगा, ठीक है, ये जीवा समद्विभाजित होता है तो इधर भी 4, इधर 4, 4 कितना हो गया 8, ठीक है। तो हमारा 8 ये सही हो गया, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। तो ये सही होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। ये सही आंसर होगा, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोणांतरित करती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, चाप की लंबाई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, πr θ/180 डिग्री या फिर 2πr θ/360 डिग्री। तो ये सही आंसर होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 60 को 360 में काट दीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा? हर में 6 आ जाएगा। ठीक है, आर है इतना इतना, ठीक है, 1/6, 6 6 कट गया तो 6 दूनी 12, 6 दूना 12 1 13, ठीक है, बटा 7, ये आंसर होगा हमारा। तो ये सही आंसर हमारा हो गया कौन? ए। ठीक है, चलिए ठीक है। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधोगे तो वो एक घूम घूम के चलेगा, तो एक वृत्ताकार पार्ट में चलेगा, तो जिसका त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, ठीक है, 7 7 कट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमारा सही आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्यों? ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।